Good morning, friends. Welcome to my channel, Just Silly Talks. I am Ujjwal Kumar and I am doing Masters in Sociology from JNU. It has been nearly 6 months since I have came here. One semester of mine has been done and I am in second semester right now. In this 6 months, I have seen many aspirants in JNU and many people who are leaned toward academics. So by looking at them, I can give some tips over whether it is affordable, or in other words whether it is manageable to do UPSC along with doing masters in JNU. So let's begin the video. So the video is going to be bilingual since many people from various regions come to JNU, and as per one data that I saw on Google, sorry I can't recall the source. As per that data, nearly 16% success rate JNU has in terms of clearing the UPSC CSE. So it's quite decent and quite impressive percentage of success rate that one can expect. Even when I go to library, the central library, B.R. Ambedkar library, there usually I witness that nearly half of the desks are filled with aspirants. I mean, I can see Lakshmikant, Spectrum, and NCRTs over their desk. So it's not a very big deal to see UPSC aspirants in JNU. They are quite oftenly found. And in this video, I am going to talk about various aspects like what is the workload and what are what is the schedule for the classes, what's the scene of attendance, and last but not the least, I am going to share a bonus tip for sociology students. Sorry for other center students, because since I am a student of sociology, so better I can tell about it only. So be with me till the end of the video. I hope this video will be helpful for you. So let's begin. So let's begin with workload. I mean by the workload I mean that हमें क्या क्या यहाँ पढ़ने को मिल रहा है, हमें कितना पढ़ना होगा, मास्टर्स के लिए हमें कितनी मेहनत करनी होगी. सो द फर्स्ट थिंग दैट इन मोस्ट ऑफ द सेंटर्स वी गेट इज़ द रीडिंग मटेरियल्स. द प्रोफेसर्स suggest us some articles, or sometimes they also suggest books. They will ask you to read a certain book or certain article so that you can better understand and even अच्छे से आप एग्ज़ाम लिख सको. और दूसरी चीज़ है कि आर्टिकल्स तो आपको मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स और एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में यही हेल्प करने वाले हैं. आप चाहो ChatGPT कर सकते हो, और सोर्सेस हैं आपके पास, नोट्स है तो आप उससे पढ़ सकते हो. पर यूजुअली ऐसा ही होता है कि हमें आर्टिकल्स पढ़ना होता है. अगर आपको अच्छे स्कोर चाहिए, अच्छी CGPA चाहिए, तो आपको आर्टिकल्स पढ़ना होगा और तभी आप क्लास भी समझ पाओगे और एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाओगे. तो दूसरी चीज़ जो मैं कंसिडर करूँगा वो है, हमें मिलता है एक टर्म पेपर. बेसिकली हमें 4 क्रेडिट्स पूरे करने होते हैं. उसमें से 1 क्रेडिट हमारा मिड सेम से होता है, 2 क्रेडिट्स हमारा एंड सेम के थ्रू होता है, एंड सेम का जो एग्ज़ाम होता है, और बाकी के 1 क्रेडिट के लिए प्रोफेसर या तो आपको टर्म पेपर देंगे या तो असाइनमेंट दे सकते हैं, और कुछ केसेस में प्रोफेसर टर्म पेपर प्लस असाइनमेंट दोनों दे सकते हैं. एक और मेजर चीज़ है, जो टर्म पेपर वो लोग देते हैं तो मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स उस टर्म पेपर का एक प्रेजेंटेशन लेते हैं या फिर वाइवा लेंगे उसके ऊपर, जिसमें कि आपको उनको जाके बताना पड़ता है कि आपने प्रेजेंटेशन में या टर्म पेपर में क्या काम किया है, कैसे किया है. वो आपको काउंटर क्वेश्चन भी कर सकते हैं. तो ये सब काफ़ी हेक्टिक होता है, पर लोग मैनेज कर लेते हैं. कुछ लोग एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं, वो लोग 2 दिन में टर्म पेपर्स बना लेते हैं. अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट है. जैसे किसी में है या ऐसा है कि आपको बस टर्म पेपर देना होता है और वो आपकी प्रेजेंटेशन नहीं लेंगे, उसी के बेसिस पे आपको वो मार्क्स दे देंगे, क्रेडिट मिल जाएगा. और कुछ केसेस में टर्म पेपर भी नहीं होता है, बस वो मिड सेम लेते हैं, एंड सेम लेते हैं. तो अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग बात है. ये बहुत ही सब्जेक्टिव है और यहाँ आके आपको अपने डिपार्टमेंट का पता लगाना होगा. सो लेट्स टॉक अबाउट क्लासेस.
क्लासेस का सीन ऐसा है कि सारे सेंटर्स के अलग अलग शेड्यूल होते हैं। जैसे कि सोशियोलॉजी में हमारा है कि पहले सेमेस्टर में था 4 क्लासेस पर डे, मंडे टू वेडनेसडे। हमारा 9-10 से 9 बजे स्टार्ट होती थी क्लास और वो 1:30 बजे तक में ख़त्म हो जाती थी। ये सोशियोलॉजी की थी। अलग डिपार्टमेंट के अलग होते हैं। ट्यूटोरियल्स भी होते हैं। ट्यूटोरियल्स आपके थर्सडे को भी हो सकते हैं, फ्राइडे को भी हो सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है, बहुत ही अलग है यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स का। अटेंडेंस की बात करूँ तो अटेंडेंस यहाँ पे ऑफिशियली मेंशन्ड है कि अगर प्रोफेसर चाहे तो अटेंडेंस ले सकते हैं। ऑल्दो यहाँ के बहुत सारे प्रोफेसर्स रिस्ट्रेन करते हैं खुद को अटेंडेंस लेने से, बट हाँ, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी सारे प्रोफेसर्स अटेंडेंस लेते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों से मैंने बात की है, अटेंडेंस लिया जाता है। और अगर नहीं भी ले रहे हैं कोई, तो आपको कहीं ना कहीं वो क्लास में देख रहे हैं। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में अटेंडेंस तो नहीं होता है, पर कुछ प्रोफेसर्स हैं जो कि आपके क्लास के प्रेजेंस के अनुसार आपको मार्क्स देते हैं आपके वाइवा में या प्रेजेंटेशन में। इनफैक्ट कुछ प्रोफेसर्स ऐसे भी हैं जो कि अगर चाहें तो वो आपको मिड सेम देने से रोक सकते हैं। और मिड सेम नहीं देने का मतलब हुआ कि आपका सेमेस्टर वो पूरा नहीं हो रहा, वो क्रेडिट पूरा नहीं हो रहा है, फिर आपको पेपर रिपीट करना पड़ सकता है। तो सारे प्रोफेसर नहीं हैं, पर कुछ प्रोफेसर्स हैं जो कि आपको चाहे अगर कि उन्हें लगे कि तुमने क्लास नहीं किया है तो वो आपको मिड सेम देने से रोक सकते हैं। तो ये बहुत ही थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, लोगों को क्लास करना पड़ जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। पर अगेन द सेम थिंग इज़ डैट अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग सीन है। आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस, आई कांट हेल्प माई सेल्फ विथ इट। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या करना चाहिए, दोनों मैनेज हो सकते हैं या नहीं, तो मैं सिंपली कहूँगा कि मैं 2 तरह के स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ अपने कन्वीनियंस अनुसार। एक वैसे लोग हैं जो कि बस मास्टर्स करना चाहते हैं, जिन्हें पीएचडी नहीं करना है, और वो उसमें भी 2 तरह के हैं। एक जो मास्टर्स में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं, और सेकंड कैटेगरी है जिन्हें कि बस मास्टर्स कर लेना है फॉर द सेक ऑफ डूइंग हैविंग अ डिग्री, उन्हें मास्टर्स कर लेना है। तो जिन्हें बस मास्टर्स कर लेना है तो वो तो 5.5 से जीपीए या 5 से जीपीए के आसपास ला सकते हैं। वो दैट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ पे फेल बहुत ही कम लोगों को किया जाता है, फेल जनरली नहीं किया जाता है। अगर आप मास्टर्स में हो तो जेएनयू में लगभग लोगों को फेल नहीं किया जाता है। आपको सी मिल सकता है, सी माइनस मिल सकता है, ग्रेड कम हो सकता है, पर आपको फेल नहीं किया जाएगा। तो आप मास्टर्स कर सकते हो, डिग्री आपके पास हो सकती है। और जिन्हें अच्छी सी जीपीए चाहिए तो उन्हें यहाँ पे स्कोर करना बहुत ही टफ काम है, मेहनत करनी होगी, आपको पढ़ना होगा, टाइम देना होगा। तो ऐसे केस में यूपीएससी को लेके चल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी खुद में भी बहुत ही हेक्टिक है। मैं जानता हूँ लोगों को, मैंने देखा है तैयारी करते हुए, ये बहुत ही हेक्टिक एग्ज़ाम है, इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए होता है। तो ये आप एक बार अपने कन्वीनियंस अनुसार देख लीजिए। जो एक और कैटेगरी के लोग हैं वो वैसे लोग हैं जो कि मास्टर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं जेआरएफ चाहिए, या फिर उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, और वो इस पोस्ट को एज अ प्लान भी देख रहे हैं। उनका प्लान बी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। तो वैसे लोगों के लिए सिंपल सी बात है, जेआरएफ के लिए आपको काफ़ी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको अच्छा ग्रेड रखना होगा, अच्छा सी जीपीए रखना होगा, ताकि आप कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल सके, क्योंकि उसके बिना हो नहीं पाएगा। और अच्छा स्कोर करने के लिए आपको फिर एकेडमिक्स में टाइम देना पड़ेगा, प्रोफेसर से अच्छे कांटेक्ट रखने होंगे, प्रोफेसर से मिलना होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीट्स बहुत कम होते हैं पीएचडी में, इसीलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्रोफेसर से मिलिए, उनसे बातें कीजिए, आप अपने सब्जेक्ट को एक्सप्लोर कीजिए। अच्छा प्रोफेसर बनने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा कमांड चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो वैसे लोगों के लिए भी यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि कैसे स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत परेशानी नहीं होने वाली है। अगर यूपीएससी एस्पिरेंट है तो कैसे उन्हें हेल्प हो सकता है, कैसे लोगों को। तो ऐसे लोग जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है इन द सेंस कि उन्हें कमांड है, उन्हें काफ़ी कुछ याद है, उन्होंने प्रैक्टिस किया हुआ है, उन्हें बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। मतलब रिवीजन इन द सेंस रिवीजन ही चाहिए, री रीडिंग नहीं चाहिए। वैसे लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है ये। एंड द सेकंड कैटेगरी इज एज आई सेड वन हु केयर्स वेरी लेस अबाउट ग्रेड्स और जीपीए, बस उन्हें डिग्री चाहिए तो वो आराम से आ सकते हैं। नाउ एज आई प्रॉमिस देयर इज़ अ बोनस टिप फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो बोनस यही है कि क्या मास्टर्स करना वर्थ इट है यहाँ से, वुड इट बी हेल्पफुल फॉर योर ऑप्शनल।
तो भाई ऐसा है कि ऑप्शनल का सिलेबस बहुत ही छोटा है इन कंपैरिजन टू द सिलेबस दैट वी स्टडी इन आवर मास्टर्स। इट्स रियली वेरी वेरी वास्ट। तो अगर आपको एक तालाब भरने के लिए एक समंदर जितना पानी चाहिए तो इस साइंस का कुछ लॉजिक नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो। बहुत सारे टॉपर्स रह चुके हैं जिन्होंने बिना मास्टर्स किए हुए भी बहुत ही अच्छा स्कोर किया है, जैसे कि कोमल अग्रवाल मैम है, वो डॉक्टर हैं, उनका सोशियोलॉजी से कोई रिलेशन नहीं है, उन्होंने भी अच्छा स्कोर किया हुआ है। और दूसरा बात है कि जेएनयू कितना वर्दी है मास्टर्स करने के लिए। जेएनयू का सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट में, इनफैक्ट आई थिंक ये टॉप डिपार्टमेंट में आता है। ऑल इंडिया में ये टॉप पर है यहाँ का डिपार्टमेंट। देखा जाए तो प्रोफेसर यहाँ के अच्छे हैं, पर सारे अच्छे हैं ऐसा कहना अतिशयोक्ति होगी। Definitely there are discrepancies. Some professors are extraordinary and some are just decent. So make a rational choice over it. Thank you for watching the video. I hope you will be able to make a rational choice over choosing JNU or masters or doing both subsequently. Thank you for being with me and all the best. You can definitely ask your queries in comment section. Thank you again.